दोस्तों, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से सुनियोजित हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ये बात मैं आप लोगों से कई बार साझा कर चुका हूं। कई तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखाता रहता हूं, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी सी उल्टी है। जगह भी बदली हुई है और नजारा भी बदल गया है। क्या हुआ जब मस्जिद पर हमले के विरोध में लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए? आज इस खबर पर बात करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से शर्जील इमाम और सीधे तौर पर उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने को लेकर के उसका जो नया पेच निकल के सामने आया है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का दावा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ में कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का घंटा छाप नेता, उसको किस तरीके से सबक सिखाया है विपक्षी नेताओं ने, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, टोटल 4-5 बड़ी खबरें हैं जिन पर मैं आज आपसे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले खबर नेपाल से है। नेपाल में दोस्तों, नेपाल का धनुषा जिला, और वहां से खबर आई कि कुछ गुंडों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने साफ तौर पर मस्जिद को और कुरान को निशाना बनाया और कहा गया कि मस्जिद में तोड़फोड़ की, हमला किया मस्जिद पर और कुरान को आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो देख करके दुनिया दंग रह गई। पहले मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। ये जरा मिलत टाइम्स की खबर देखिए। इसमें बताया गया कि मस्जिद पर हमले और कुरान जलाने के विरोध में नेपाल में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। धनुषा जिले के सखुआ गांव में एक मस्जिद को निशाना बनाए जाने की गंभीर घटना सामने आई। आरोप है कि मस्जिद को सुनियोजित तरीके से पहले तोड़ा गया, वहां लूटपाट की गई और पाक कुरान को आग के हवाले कर दिया गया। और इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का यह कहना है, यह बताया जा रहा है कि वारदात राजन शाह, कपिल शाह, शरबन महतो, शिवम कुमार शाह और महेंद्र महतो की संलिप्तता बताई जा रही है। यहां भी वही हिंदूवादी गुंडे संगठनों और उनके एक तरीके से नफरती लोगों का काम है, जिन्होंने साफ तौर पर नफरत फैलाने के इरादे से यह काम किया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट हुआ, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जरा ये वीडियो देखिए। जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रदर्शन हुआ। यह धनुषा जिले के कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत सकुआ मनरा गांव है, वहां पर यह घटनाक्रम हुआ। और उसके बाद इस तरीके से वहां पर हजारों मुस्लिम युवाओं ने इकट्ठा होकर के सरकार प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। और इस दौरान दोस्तों टायर जला करके, ये जो धुआं आप उठता हुआ पीछे देख रहे हैं, टायर जला करके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। लोग कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए पहले। अहिले हामीले मिडियाको अनुसार त्यो चाहिँ 4 जना 5 जना दोषीको नाम आइरहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ वास्तविक अनलिमिटेड मान्छे थियो। त्यसमा चाहिँ 300-400 जना मान्छेको हुल थियो। प्रहरीले समयमा नि यस्तो अराजकता फैलाउनलाई यदि कारबाही गर्दैन भने भोलिको दिनमा यो हिंसामा तक धेरै ठुलो घटना घट्छ। फेरि चाहिँ त्यहाँ 2 जना 10वटा 20वटा घर छ भने उलाई हेप्ने र मस्जिदमा गएर तोडफोड गर्ने र चाहिँ त्यो कुरान शरीफ जस्तो पवित्र ग्रन्थलाई, किताबलाई चाहिँ जलाउने जुन कार्य गरिएको रहेछ, यो निन्दनीय। पुरै मुस्लिम समुदाय, नेपालका मुस्लिम समुदायले यसको घोर निन्दा गरेको रहेछ र विरोध गर्दैछ। र सरकारले 24 घण्टाभित्र यदि यसमा चाहिँ ठुलो कारवाही नगरेमा चाहिँ फेरि हामी चाहिँ योबाट ठुलो आन्दोलन गर्नेछौँ। अब एक और तस्वीर आपको इसी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई दिखाता हूं। जरा ये देखिए तस्वीर। हजारों की संख्या में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोकेशन है बीरता नगर, नेपाल। ये अलग इलाका है लेकिन घटना सेम है। कुरान को जलाने के विरोध में
नेपाल के अलग अलग जिलों में जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग प्रांतों में, जहां पर सीधे तौर पर आप देखिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सारे के सारे लोग जो है हजारों की संख्या में शामिल हैं और इस कृत्य की जोरदार आलोचना की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। दोस्तों, जो तस्वीर मैंने अब तक आपको दिखाई, अब एक तस्वीर इस देश की दिखा देना चाहता हूं। एक पत्रकार है और कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं, और जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि जब गौ तस्करी में पांडे जी और ठाकुर साहब धरे जाते हैं तो तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है, और उस पर किस तरीके से बिलबिला उठे ये लोग, वो आप देखिए जरा। ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया, छोटा सा हिस्सा देखिए और उसके बाद आगे की बात। कैसे देख रहे हैं बताइए? पांडे जी पकड़े गए गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं गौ तस्करी में। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। जो भी लाइसेंस बने हैं देश की आजादी के बाद बूचड़ खानों का, सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। तस्करी करता कौन है? तस्करी करता कौन है? भैया ओमान कौन गया था हलाला का वो लाने सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं, हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। नहीं, हमारी सरकार नहीं, भाजपा हमारी सरकार नहीं है। दिन होते ना तो पैर में गोली मार दी गई होती, लंगड़ा बना दिया गया होता। और वो तो पांडे जी हैं, सिंह साहब है और न है, तो जो गलत काम कर रहा है उसको ऊपर कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। यहाँ जात पात से और धर्म से नहीं लेना चाहिए, चाहे जो हो उसको टांग के जो है उल्टा और पैर में गोली मारना चाहिए। इसको लेकर के एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि पत्रकार ने पूछा कि गौ तस्करी में ब्राह्मण पकड़े गए, राजपूत पकड़े गए। चचा बोल रहे हैं कि गौ तस्करी करते हैं वो कांग्रेसी हैं और समाजवादी। इसके बाद इसमें कहा गया कि इतना दोगलापन कहां से लाते हो भरोसे वाले चचा? मुख्यमंत्री तो संत हैं तुम्हारे, फिर भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बीफ सप्लाई करता है। कहीं बीफ वाले पहले से अधिक चंदा तो नहीं देने लगे तुम्हारे आका को? सीधे तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आई दोस्तों बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। और उसकी तस्वीर ये जरा लल्लन पोस्ट की खबर देखिए। भाजपा नेता ने साथियों के साथ मिलकर के पूर्व बसपा विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट करके हत्या कर दी। यानी कि भाजपाइयों ने अब सरेआम, अब किसी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सरेआम लिंचिंग करना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उनकी जो है मौत हो गई। एफआईआर बता रही है कि रविवार को रात करीब 8 बजे सुफियान अपने भाई एक तरीके से अपने भाई अकरम और दोस्त कादिर अली के साथ 24 बीघा बाग देखने गया था। तभी रास्ते में भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर के क्रेटा कार के आगे स्कॉर्पियो लगा करके रास्ता रोक लिया। आरोप है कि सुफियान को जबरन गाड़ी से खींचा गया और लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया और बीच बचाव में उनके भाई अकरम पर भी जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद आरोपियों ने सुफियान को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार दिया। ऐसा ही मामला एक उत्तराखंड से भी निकल के सामने आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और पूर्व मंडल प्रभारी ने इसी तरीके के एक हत्याकांड को अंजाम दिया। गोली मार दी, सिर से सटा करके गोली मार दी, ऐसा बताया जा रहा, ऐसा कहा जा रहा है। तो भाजपाई अब खुलेआम, पहले एक आवरण ओढ़ लेते थे नफरती चिंटुओं का, लेकिन अब वो आवरण भी हट चुका है। अब आर पार एक तरीके से करने के मूड में आ गए हैं, या ये कह सकते हैं कि खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। शायद इनके आका का आदेश आ गया होगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, खुलेआम करो। इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं इस देश में। इस बीच दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं के मामले में अपना एक तरीके से अपना फैसला सुनाया, जिसमें इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और ना सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि अब 1 साल तक ये लोग जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। हालांकि बाकी के जो 4-5 आरोपी थे उनको जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अलग अलग स्थिति में हैं और समानता और अपराध के मामले में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था।
अब इसको लेकर के प्रियंका भारती ने, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस लाइन को कोट करते हुए लिखा कि उमर खालिद की बेल की अर्जी को न सिर्फ रिजेक्ट किया गया बल्कि कहा गया कि दोनों 1 साल तक बेल के लिए अपील भी नहीं कर सकते। गुलशिफा, मीरान हैदर, सलीम खान, शिफा शदाद और अन्य को बेल मिल गई। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं, स्तब्ध हूं। यानी कि एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है। हालांकि उमर खालिद का भी इस बीच बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल मिलर की खबर देखे, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूं जिन्हें बेल मिली, मेरी तो अब यही जिंदगी है। यह बात उमर खालिद ने कही। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं। साफ साफ कहा कि जमानत मिलनी चाहिए थी, वकीलों का भी कहना है, और कहा कि ब्यूरोक्रेसी, जो जुडिशरी है, माफ कीजिएगा, जुडिशरी जो है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जे की बात कही सरकार के। ये जरा बयान सुनिए और उसके बाद आगे की बात। जमानत सबको मिलनी चाहिए थी। जो जमानत डिनाई की है उसको सरजील इमाम और दूसरा उमर खालिद को, जितना भी मैंने देखा है, पढ़ा है, मैं आर्गुमेंट के दौरान भी सुना है केस को, तो मुझे लगता है जमानत मिलनी चाहिए थी। और 5 साल आदमी जेल में रहे, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि लंबे समय तक जेल में रहना कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, यानी जमानत होनी ही चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर 5 साल तक भी आप इतने इम्पोर्टेंट और इतने जो कठोर कानूनों के तहत लोगों को ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, अगर 5 साल में भी आप गवाही नहीं करा सकते, ट्रायल पूरी नहीं कर सकते, या तो इस देश का जुडिशल सिस्टम बहुत कमज़ोर है या इस देश के जुडिशल सिस्टम का कोई मिसयूज कर रहा है। आवेश तिवारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो क्या लिख रहे हैं इस पूरे मामले पर देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसका अंदेशा तो पहले से था, लेकिन याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जो कहा वो आपके होश उड़ा देगा। कोर्ट ने कहा यूएपीए केवल हिंसक आतंकी कार्रवाई पर नहीं लगाया जा सकता, बल्कि आप सेवाओं को बाधित कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की आशंका है तो यह लागू होगा। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरीके से यूएपीए की जो डेफिनेशन है उसको और विस्तार दे दिया। सरकारों के लिए एक तरीके से यूएपीए को और हलवा पूरी टाइप का बना दिया कि जरा कुछ भी हो यूएपीए लगा करके अंदर कर दो, आम आदमी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। आगे लिखा कि न्यायालय ने कहा कि निरंतर हिरासत में उनको जमानत रद्द करने के लिए संवैधानिक बाध्यता को पार नहीं किया। मतलब यह कि 5 साल तक बिना सुनवाई के जेल में बंद रखने के लिए संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता है क्या? यह अपने आप में कई गंभीर सवाल लोग उठा रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, उन टिप्पणियों पर। दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने जो कहा वो और ज्यादा आंखें खोल देने वाला है। राजदीप सरदेसाई ने साफ साफ कहा कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, लेकिन रेप और हत्या के आरोपी नहीं, दोषी, माफ कीजिएगा, दोषी, हत्या और रेप के दोषी ठहराए गए राम रहीम को, जिसमें उसको उम्र कैद की सजा मिली है, वो 15 बार पैरोल पर वापस आ चुका और भी फिर सरकारी दामाद की तरह बार बार वापस आ जाता है। अब जो कुछ भी राजदीप सरदेसाई ने कहा वो आपकी स्क्रीन पर कहा। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, लेकिन रेप और मर्डर के दोषी राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद ये राम रहीम 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। यह है इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सीधे तौर पर उस पर सवाल उठाए गए। अब ये तस्वीर देखिए, राम रहीम के उसी काफिले का वीडियो है जिसमें वो पैरोल से बाहर आ रहा है बड़ी ठसक के साथ, क्योंकि उसको पता है कि वो आका है और जो सरकार चल रही है जिस पर संविधान को लागू करवाने की जिम्मेदारी है, दरअसल वो सरकार राम रहीम जैसे उसी सरकार के आकाओं की उंगलियों पर नाचती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अजय झा लिख रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अगले 1 साल तक बेल की अपील भी नहीं कर सकते, लेकिन बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम को 40वीं बार पैरोल मिल गया। अभी 387 दिन जेल से बाहर रह चुका है। सौरभ दास पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर बेहद क्रूर रवैया अपनाया। अदालत ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि उन्हें 1 साल तक जमानत के लिए दोबारा आवेदन करने से भी रोक लगा दी। यह लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत भयानक दिन है। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। बेहद क्रूर आदेश बताया, बेहद क्रूर रवैया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को
क्रूर रवैया करार दिया गया। तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे लोग इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना में लिख रहे हैं। इसमें दोस्तों आईपीएल को लेकर के जो कुछ भी बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से संगीत सोम जैसे भाजपाई लगातार नफरत और जहर उगल रहे हैं, खान नाम देख करके अंदर का नफरती कीड़ा कुलांचे मारने लग रहा है, उस पर संदीप चौधरी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की धुलाई की है और संगीत सोम की जो निकिल उधेड़ी है वो देखने लायक है। जरा ये हिस्सा देखिए डिबेट का और उसके बाद आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूं। ये संगीत सोम कह रहा है कि ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं। अच्छा तो ये संगीत सोम अल्दुआ, एक मिनट, ये तो जानकारी आपके पास भी है। अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ये तो निदेशक था, डायरेक्टर था, वो तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है कि नहीं, है ना? संदीप जी यही बताइए, हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि आप इन लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? हो आपको नहीं लग रहा है? अरे महत्व देना है तो आप टिकट बांग्लादेश देते हैं, के हालात चुनाव को लड़ाते दीजिए। हैं, विधायक बनाते हैं। आपको महत्व देना है मैं तो महत्व बांग्लादेश दे के रहा हूं हालात को क्योंकि दीजिए। पोल खोल कर रहा हूं तो परेशानी हो रही है। जब आप टिकट देते हैं, विधायक बनाते हैं और ये जहर उगलते हैं और चुनावी फायदा देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आती। देखिए संदीप जी, वही कह रहा हूं, आप बांग्लादेश के भीतर उत्पन्न स्थिति और बांग्लादेश कैसे क्यों कर रहा है उस पर चर्चा करिए, एक सार्थक चर्चा। क्यों चर्चा करें? ये इस बीच एक तस्वीर, एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हर मुसलमान आतंकी नजर आता है। एक महिला है, हिंदू महिला है, और उसने तमाम सारे ऐसे स्टीरियोटाइप जो नफरती कीड़े लोगों के मगज में बिलबिलाते रहते हैं, उनका दिमाग खोल के रख दिया है। देखिए जरा ये वीडियो। 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? क्या आप उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? क्या आप उसको नहीं कहेंगे कि धर्म देखकर मारा गया है? तो जुनैद को कैसे मारा गया था? मैं पूछना चाहती हूँ तबरेज अंसारी जैसे लोगों को, उन सबको भी तो ऐसे ही मारा गया है ना। जब आप मस्जिद में जाके अपना भगवा लहराते हैं, जो राजस्थान में हुआ था, उसने क्या कह के किस तरह से गोली चलाई थी, तब कोई हिंदू क्यों नहीं मरा था? बात पे ये कहना कि इस्लाम ही ऐसा है, इस्लाम ही ऐसा है, तो आई एम सॉरी, इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता था इस तरह की कत्लेआम करने का। तो मेरे नजर में वो किसी धर्म के थे ही नहीं। रादर देन जो जिसने ये सब किया उसको पकड़ने की बजाय आप अपने देश में अपने ही लोगों को लड़वा रहे हो। क्यों सरकार आती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, बोलती क्यों नहीं है लोगों को कि इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है इसमें? और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के घंटा नेता। हाँ, घंटा उन्होंने ही कहा था, कोट एंड कोट। भारतीय जनता पार्टी के घंटे वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय के होर्डिंग पर कालिक पोत दी गई, उसके मुंह पर कालिक पोत दी गई। ये तस्वीर देखिए जरा। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के होर्डिंग पर उसके मुंह पर कालिक पोत दी। मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, उन्होंने उसकी होर्डिंग पर कालिक पोती और दूषित पानी पीने से अब तक इंदौर में जो 16 मौतें हुई हैं उस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की रही। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये वो दोस्तों तस्वीर है, वीडियो है। और अब एक इसी पूरे मामले को लेकर के कैसे एक एसडीएम ने जब घंटा शब्द का इस्तेमाल अपने आदेश में कर दिया तो उसको कैसे सस्पेंड कर दिया गया, वो भी आप देखिए जरा। ये खबर देखिए, सरकारी आदेश में घंटा लिखने पर एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। इंदौर में सरकारी आदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का घंटा वाला बयान लिखने पर देवास एसडीएम आनंद मालवीय को सस्पेंड कर दिया गया। लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया। अभिषेक शर्मा को नया एसडीएम बना दिया गया है। दोस्तों, एक एसडीएम घंटा लिख दे, हालांकि उसके अपने तरीके हैं, सर्विस के नियम कानून है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक एसडीएम जो पढ़ा लिखा है, जो परीक्षा पास करके आया है, उसने गलती की, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे अभद्र और बदतमीज आदमी को भाजपा से सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? यह अपने आप में सोचने वाला सवाल है। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो दिखती है उससे कहीं ज्यादा जहरीली है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।